गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री 2024 में आरबीएससी बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से टॉपिक पे आरबीएससी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो हमारा है मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण। इसमें सबसे पहले हम मृदा विज्ञान के बारे में जानेंगे, मृदा विज्ञान क्या होती है। फिर उसके बाद मृदा अवयव के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न मृदा व अवमृदा में अंतर, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आएगा आपका मृदा परिच्छेदिका, इसके बारे में आपको डायग्राम और इसके बारे में डिटेल आपको अच्छे से पढ़नी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। फिर हमारा आता है चट्टानों का वर्गीकरण, जो हम अच्छे से देखेंगे। आग्नेयी चट्टानों के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन दिया जाता है, तो आप आग्नेयी चट्टानों को अच्छे से करके जाए। फिर हमें आगे वाला पॉइंट दे रखा है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। इन कारकों में जो जेनी ने कारक दिए, उन कारकों के बारे में, उसका फॉर्मेशन क्या दे रखा है वो सारा, और सक्रिय और निष्क्रिय कारकों को अच्छे से आपको देख के जाना ताकि आप लोग गलतियां ना करो। इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड, जो कि हमारा है मृदा जीवांश पदार्थ। इसके अंदर आपको मृदा जीवांश के स्रोत की, वो किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है, मृदा जीवांश का संगठन भी आपको देख के जाना है। फिर हमारा अगला टॉपिक इसमें आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के प्रकार, फिर कार्बन नाइट्रोजन चक्र और एक ह्यूमस। ह्यूमस आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमस का संगठन या ह्यूमस के बारे में आप पढ़ के ही जाए। ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है, उसकी सारी विधियाँ जो दे रखी है वो सारा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये हो गया है। और उसके बाद राइजोबियम प्रजातियों की दलहनी फसलों में भूमिका, मतलब इस प्रकार की प्रजातियों की दलहनी फसलों में क्या भूमिका होती है, किस तरह से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है, वो गुण आपको समझाना है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सहजीवी असहजीवी जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के ही प्रकार है, उन दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता करना है, ताकि आप लोग अगर क्रियाविधि आती है तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। फिर अगला टॉपिक है जीवांश पदार्थ का मृदा गुणों व उर्वरता पर प्रभाव। इसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 3, जो कि है मृदा कोलाइड्स। मृदा कोलाइड के अंदर सबसे पहले मृदा कोलाइड के गुणों के बारे में आपका क्वेश्चन बन सकता है। फिर आता है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति को जिगजैग पैटर्न भी कहा जाता है, तो आप लोग इस नाम से भी अगर क्वेश्चन आता है तो ब्राउनी गति वाला आंसर ही इसमें मेंशन करें। अगला इसमें दिया जा सकता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव के बाद में मृदा कोलाइड का वर्गीकरण पूछा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए, बहुत अच्छा जो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वो है समाकृतिक प्रतिस्थापन। आप इसको अच्छे से देख के जाए। उसके बाद में सिलिकेट मृतिका का खनिजन व रासायनिक संगठन। इसके अंदर आपको इलाइट, मोंटमोरिलोनाइट व केओलिनाइट तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ना है। तीनों का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तीनों का गुणधर्म क्या होता है, तीनों के बारे में जानकारी, तीनों का निर्माण कैसे होता है और तीनों का चित्र, ये एग्जाम में कंफर्म आएगा, तो आप लोग इसको अच्छे से करके जाए। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा है आयन विनिमय। तो आयन विनिमय में सबसे पहले आयन विनिमय के प्रकारों के बारे में बात कर लेते हैं। धनायन विनिमय क्रियाविधि के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। और धनायन विनिमय के साथ ही एक आता है वैद्युत द्विपर्त का सिद्धांत। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रतिशत बेस संतृप्ति, वो क्या होती है वो आपको समझाना है। उसके बाद में आयन विनिमय का महत्व, तो ये आपके कुछ टॉपिक है जो इस चैप्टर से आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि है मृदा अभिक्रिया। इसके अंदर आपको पीएच शब्द की खोज किसने की, कब की, वो सारा बताना है। सोरेनसन ने की है वैसे, है ना। और उभय प्रतिरोधन, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी टॉपिक है। ये इसमें से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म आएगा, चाहे या तो उभय प्रतिरोधक क्षमता पूछ ले, उभय प्रतिरोधन महत्व पूछ ले, या उभय प्रतिरोधन क्या होता है, उभय प्रतिरोधक क्या होते हैं। तो इसके बारे में एक क्वेश्चन आपको ढंग से करके जाना, मतलब ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से करना है। फिर आपका आता है प्रतिशतता बेस संतृप्ति का फॉर्मूला क्या होता है, किसे कहते हैं, वो परिभाषा पूछी जा सकती है। और मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपको समझाना है। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6, जो कि है अम्लीय व लवण प्रभावित मृदा। इसके अंदर आपका रिग्रेडेशन आ सकता है, अम्लीय मृदा बनने के मुख्य कारण आ सकते हैं, पौधों पर मृदा अम्लता के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव वो पूछे जा सकते हैं, लवणीय मृदा बनने के कारण और लवण प्रभावित मृदाओं का वर्गीकरण। उसके बाद में लवणीय व क्षारीय मृदाओं में अंतर, और सबसे अंत में पायरेट फास्फोजिप्सम का प्रयोग करते हो तो वो किस तरह से होगा, इनकी रासायनिक क्रियाविधि आ सकती है। और सबसे अंत में लवणीय व क्षारीय मृदाओं में सुधार के तरीके, उनमें कैसे आप इम्प्रूव करोगे वो आपको मेंशन करना है। अगला बात करते हैं चैप्टर नंबर 7, पादपों के आवश्यक पोषक तत्व। तो क्या होगा इसके अंदर, आर्नन के अनुसार पादपों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से दिए गए वो आपको मेंशन करना है। नाइट्रोजन का महत्व समझाना है, नाइट्रोजन से होने वाले प्रभाव समझाने हैं। उसके बाद फास्फोरस और पोटेशियम के पौधों में क्या क्या कार्य होते हैं वो आपको मेंशन करना है। सांकेतिक पौधे किसे कहेंगे, अदृश्य भूख क्या होती है, गंधक या सल्फर के क्या क्या काम होते हैं, क्रांतिक स्तर किसे कहोगे,
पर्याप्त स्तर किससे कहोगे, मतलब पौधों में किसी भी पोषक तत्व के लिए किस लेवल तक वो ज़रूरी होता है, उसका क्या लेवल होना चाहिए, उसको स्तर के अनुसार डिवाइड कर रखा होता है। तो उसके लिए अलग अलग स्तर है, तो वो हमारे क्रांतियों को पर्याप्त स्तर में आ जाते हैं। इस तरह के इस तरह को समझाने के बाद में अगला टॉपिक आता है पौधों में पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तो आप लोग इसको अच्छे से देख के जाए, एग्जाम में आने की संभावना इनकी ज़्यादा होती है। चैप्टर नंबर 8 से मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन को आपको ज़्यादा अच्छे से करना है। एक तो म्यूटेट ऑफ पोटाश को आप अच्छे से कीजिए, और दूसरा इसके अंदर डाई अमोनियम फॉस्फेट जो दे रखा है, इन दोनों का बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि इनसे बड़ा क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। और आप इसको ज़रूर अच्छे से करके जाए। 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, DAP और म्यूटेट ऑफ पोटाश। और एक आता है केन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तो ये किसान खाद होती है, इससे रिलेटेड छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। और रही बात एक यूरिया की, तो यूरिया का जो क्वेश्चन है वो हर साल लगभग रिपीट हो रहा है, तो इस साल थोड़ी इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, तो यूरिया से कोई छोटा क्वेश्चन बन सकता है। तो यूरिया के बारे में भी आप डिटेल्स पढ़ के जाए, इसमें से एक छोटा क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9, जो कि हमारा है कृषि रसायन व पर्यावरण प्रदूषण। इसमें आपको जो परिभाषा या जो टॉपिक आपको कवर करने हैं वो होंगे पादप वृद्धि नियामक, उसके बाद में कीट वृद्धि नियामक, जल प्रदूषण के मानदंड, जल प्रदूषक के प्रकार, वायु प्रदूषण नियंत्रण की विधियां, भारी तत्व का संचयन, मतलब भारी तत्व कौन कौन से होते हैं उनके बारे में, और कृषि रसायनों को जहरीलेपन के अनुसार वर्गीकरण तालिका और पीड़कनाशी की प्रतीक्षा अवधि तालिका। तो मतलब आपको चैप्टर के 90 चैप्टर के एंड में लास्ट में 2 टेबल दे रखी है, जिसमें एक में कलर बेसिस पे बता रखा कि जहरीलापन कम है, ज़्यादा है, मध्यम स्तर का है, किस स्तर का, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन कर रखी है। तो आपको उसके अंदर मात्रा भी दे रखी है कि अगर मुंह के कांटेक्ट में आप अगर उसको खा लेते हो या आपके जीभ पे लग जाता है गलती से, तो उसमें कितनी मात्रा जहरीली हो सकती है, और अगर आपके वो स्किन के कांटेक्ट में आता हो तो उसकी कितनी मात्रा जहरीली हो सकती है। तो इस तरह से अपने पास में ये सारी चीज़ें दे रखी है, आप लोग इसको अच्छे से देख के जाए। फिर आता है चैप्टर नंबर 10 आपका जो है जैव रसायन, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व एंजाइम, इन तीनों पे एक अच्छा खासा क्वेश्चन बनेगा। 1.5 मार्क्स का 1.5 नंबर के आसपास क्वेश्चन बन सकता है, या बड़ा क्वेश्चन भी बन जाए। देखो पॉसिबिलिटी की बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आप इस पे अच्छे से पढ़ के जाए। उसके अलावा विटामिन से संबंधित आपको केवल या तो बीमारी का नाम दिया जाएगा कि जैसे बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, या फिर रतौंधी किस विटामिन की कमी से हो सकता है, या फिर इसके अलावा जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, या फिर आपके पास जो वसा में विलय कौन सा विटामिन हो सकता है। इनके बारे में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। इसके बाद में आता है परिरक्षक के प्रयोग। परिरक्षक का प्रयोग मतलब अचार में कौन सा परिरक्षक काम में लोगे, टमाटर सॉस या फिर चटनी के अंदर कौन सा परिरक्षक काम में लिया जाएगा, तो उनके नाम पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आता है डीएनए व आरएनए में अंतर, इनमें क्या डिफरेंस है वो समझाना है। आवश्यक अमीनो अम्ल, एसेंशियल अमीनो एसिड क्या क्या होते हैं, टीवी मिल पास जिसकी ट्रिक है, तो आप इसको इस वे में याद कर सकते हैं। न्यूक्लिक अम्ल व इसके आवश्यक अवयव, मतलब न्यूक्लिक अम्ल किसे कहेंगे, पहले तो ये परिभाषा समझानी है, और इसके बाद इसके जो आवश्यक अवयव है कौन कौन से होते हैं। वैसे कार्बनिक क्षार होता है, शर्करा होती है, फॉस्फोरिक अम्ल होता है, तो इन तीनों के बारे में डिटेल से समझाना है। और फिर इनके जुड़ने से जो आपके न्यूक्लियोसाइड वो न्यूक्लियोटाइड या फिर डीएनए आरएनए बनते हैं, तो वो प्रोसेस भी आपको इसके अंदर पढ़ना है। अब अगला आता है चैप्टर नंबर 11, जो कि है जैविक खाद व जैव उर्वरक। इसके अंदर जैविक खाद में सबसे पहले इसमें मेन जो टॉपिक है वो हमारा आ जाएगा। इसके अंदर एक तो जैविक खाद व उर्वरकों के अंतर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, माइकोराइजा और माइकोराइजा के लाभ, प्लस इसमें जो क्रियाविधि होती है, क्रियाविधि का नाम किस नाम से आता है, वेसिक्यूलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा। तो इस तरह से अगर इस नाम से आता है तो आपको माइकोराइजा की क्रियाविधि उसके अंदर लिखनी है, किस तरह से स्पोर्स फटेंगे, किस तरह गुब्बारे जैसी संरचनाएं बनती है, तो इस प्रोसेस को आपको ढंग से समझाना है। उसके बाद केंचुआ के प्रकार हर बार पूछे गए हैं, और वर्मी कंपोस्टिंग वाला क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग आपके एग्रीकल्चर के दूसरे एग्जाम में भी काम में आ जाएगा, तो आप अच्छे से कर लीजिए। और वर्मी कंपोस्ट से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, वर्मी कास्ट, वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कल्चर, इस तरह की जो परिभाषा, वर्मी कंजर्वेशन, इन चारों में से कोई परिभाषा आने की संभावना है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो केंचुए की प्रजाति काम में ली जाती है, जैसे आइसिनिया फोइटिडा, तो इस तरह के बारे में क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। केंचुए के जो प्रकार होते हैं कि कौन सा केंचुआ 1 मीटर पे रहता है, कौन सा 1 से 3 मीटर की गहराई पे रह रहा है, कौन सा 3 मीटर की गहराई पे रहता है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन। गोबर की खाद तैयार करने की विधि आ सकती है, गड्ढा विधि के आने के चांस ज़्यादा है, या फिर ट्रेंच विधि, 2 विधियाँ अपने पास में, तो इसको आप अच्छे से कीजिए। और दलहन